इसमें हम ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे थे। तो ऊर्जा संसाधन में हमने कोयला का अध्ययन कर लिया था परसों की क्लास में। आज हम उसके बाद जो बचे हुए ऊर्जा संसाधन है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा जो ऊर्जा संसाधन में पढ़ना है वो है पेट्रोलियम। ये भी एक तरीके से जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा है। जीवाश्म ईंधन मतलब कि जैसे हमने बात किया था कोयला, पेट्रोलियम, बायोगैस, गैस, ये सारी जो है वो जीवाश्म ईंधन आधारित होते हैं। तो यहाँ सबसे पहला ही पॉइंट है, पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। इसका निर्माण भी कोयले की तरह वनस्पतियों एवं जीवाश्मों के पृथ्वी के नीचे दबने तथा उच्च दाब एवं ताप पर अपघटित होने के कारण होता है। ये फर्स्ट चीज ये आपको क्लियर है, उस दिन भी हम इस पे बात किए थे। प्राकृतिक रूप से यह काले गाढ़े द्रव्य के रूप में प्राप्त होता है जिसे कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल कहते हैं। तो ये कच्चा तेल के रूप में जमीन के नीचे जैसे कोयला को हम निष्कासन करते हैं निकालते हैं, ऐसे ही इसका भी प्राप्ति होता है। यह सैलो यानी कि जो चट्टान होते हैं उसकी परतों के मध्य पाया जाता है। इसका वेधन अब तटीय व तटीय क्षेत्रों में, या तो तटीय क्षेत्र मतलब समुद्र के किनारे का जो एरिया है, या फिर अब तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। इसे परिष्करणशाला यानी कि रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहाँ अपरिष्कृत पेट्रोलियम मतलब जिसमें मिक्स होता है मिट्टी वगैरह और भी जो हमें नहीं चाहिए, तो उन परिष्कृत पेट्रोलियम के शोधन से विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किया जाता है। एक तो प्योर पेट्रोलियम फिर वहां से उत्पादित किया जाता है। उसके अलावा जो उसमें मिले हुए कुछ चीज होते हैं उनसे अन्य तरह के जो ईंधन है उसका भी यहाँ से निष्कासन संभव हो पाता है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पाद कौन कौन से हैं फिर? तो उसमें से है, पहला है मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन तेल कहते हैं, डीजल, पेट्रोल तो है ही, विमान का ईंधन, कृत्रिम रबड़, कृत्रिम रेशा, थर्मोप्लास्टिक, रोल, बेंजीन, मिथासॉल, पॉलिस्टर, एक्रोलेट, डिटर्जेंट, एरोमेटिक तत्व, ये सब पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले तत्व हैं। और गैसोलीन, ब्लैक कार्बन, डाई रंग, और खाद्य एवं अखाद्य रंग, रंग द्रव्य, पिगमेंट जिसको कहते हैं, विस्फोटक, छपाई की स्याही यानी कि इंक, फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्म, ग्रीस, कॉस्मेटिक, पेंट, लुब्रिकेंट, ऑयल तथा पैराफिन, मोम आदि से पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले अन्य उत्पाद हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि जो ये पेट्रोलियम है इससे बने हुए उत्पाद जिसमें से एक होता है काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड। इससे पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान होता है, जैसे सोना मूल्यवान होता है। एक ब्लैक डायमंड हमने किसको पढ़ा था? तो ब्लैक डायमंड हमने कहा था उस कोयले को, क्योंकि डायमंड यानी कि डायमंड का भी जो रासायनिक संकेत है वो कार्बन है, और कोयले का भी कार्बन ही रासायनिक संकेत है, और दोनों ही चूंकि एक ही तत्व से मिलकर के बना हुआ होता है। और जितना डायमंड जिस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है मूल्य के हिसाब से, और ऐसे ही कोयला भी ऊर्जा के स्रोत के मामले में बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही बहुमूल्य है। तो ऐसे यहाँ पे जो काला सोना कहा गया, ब्लैक गोल्ड, तो सोना किसको कहा गया? पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को कहा गया। भारत में पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में होता है। ये रीजन जो है पेट्रोलियम के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन हो गया वो कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में, उसके अलावा असम में डिगबोई और मुंबई के बॉम्बे हाई में होता है। भारत में कोयले के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या फिर खनिज तेल है। ठीक है, ये इसको यहाँ छोड़िए। भारत में तेल सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में असम के मोरगियो में खोजा गया था तथा 1860 में माकुम क्षेत्र में तथा 1869 में डिगबोई क्षेत्र जो कि असम में है, तेल की खुदाई के वो यहाँ से शुरू हुई थी। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना कि 1860 में असम के मार्गी रियो में खोजा गया था, और 1867 में माकुम क्षेत्र में, और 1889 यानी कि 1889 में डिगबोई क्षेत्र में ये खनिज तेल के रूप में यहाँ से आरंभ हुआ था। 1953 में आसाम का डिगबोई क्षेत्र देश में एकमात्र पेट्रोलियम क्षेत्र उत्पादक था। मतलब कि 1953 की बात करें तो उस समय तक आसाम का डिगबोई क्षेत्र देश में एकमात्र पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र था। यह भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है। वर्ष 1955 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1955 में हुई, और 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। जो तेल एवं परिष्कृत प्राकृतिक गैस निदेशालय था उसी को चेंज कर दिया गया ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC के रूप में।
इसके साथ ही सोवियत रूस जो यूएसए है, यानी कि सोवियत रूस, यानी कि रूस जो पहले संयुक्त रूप में हुआ करता था, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका तथा जर्मनी की तकनीकी सहायता से देश में तेल खोज का कार्य आरंभ हुआ और जो काफी तीव्र गति से चलता रहा। 1960-59 में ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना ब्रिटेन तथा भारत के संयुक्त प्रयास से हुआ था। ब्रिटेन तथा भारत के संयुक्त प्रयास से ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में स्थापित हुआ, जिसने आसाम तथा अरुणाचल प्रदेश में तेल की खोज तथा उत्पादन आरंभ किया। हम यहाँ देख रहे हैं कि ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्य हैं, आसाम है तथा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हमें इतना चीज जानकारी मिल जाता है कि जो तेल के जो कारखाने हैं, तेल को प्राप्त करने के लिए जो खनिज का निष्कासन के जो प्रयास शुरू हुआ, वो कब से शुरू हुआ और किन किन देशों के सहयोग से शुरू हुआ। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जो ONGC के शॉर्ट में आप देख सकते हैं, तो उसने 1961 में खंभात क्षेत्र जो कि गुजरात में है तथा 1976 में बॉम्बे हाई क्षेत्र में तेल की खोज की। तो ये आगे जाकर के हम देखते हैं कि ये इस जो पूर्वोत्तर भारत था उससे ये सीधा वेस्ट रीजन जो कि गुजरात और बॉम्बे के क्षेत्र में भी तेल का जो खदान जो जिससे तेल को निकाला जा सके, ऐसा खोज खंभात के क्षेत्र गुजरात और बॉम्बे क्षेत्र में हुआ, जो कि 1976 में हुआ। और ये जो कौन से संगठन था, तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC। वर्ष 1964 में इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड का विलय करके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC की स्थापना की गई। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय तेल कंपनियों के अंतर्गत जो अतिरिक्त है, उसके राष्ट्रीय तेल कंपनियों के अतिरिक्त भी अनेक प्राइवेट कंपनियां तथा विदेशी कंपनियां भी भारत में तेल की खोज एवं उत्पादन में सक्रिय हैं। कई बार ये भी यदि पूछा जाए कि क्या प्राइवेट कंपनियां या विदेशी कंपनियां भी तेल उत्पादन की अनुमति है भारत में या नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्तमान समय में कई तेल कंपनियां जो कि गवर्नमेंट नहीं है या गवर्नमेंट के अतिरिक्त हैं, वो लोग भी यहाँ पे तेल की खोज एवं उत्पादन में सक्रिय भागीदारी करते हैं। भारत में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है, सबसे पहले ये हम देखते हैं। तो नदी घाटी के हिसाब से हम पढ़ना शुरू करते हैं, तब ये ज्यादा आसान रहेगा स्मरण रखना भी। तो ब्रह्मपुत्र घाटी है सबसे पहले, यह देश की सबसे पहली खोजी गई तेल की पेटी है, यानी कि जिस रीजन में तेल सर्वाधिक पाया जाता है, जो दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक, यानी कि लगभग 1300 किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र डिब्रूगढ़ तथा शिवसागर जिलों में स्थित है। डिगबोई तेल क्षेत्र डिब्रूगढ़ जिले में लगभग 13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है, यानी कि 13 वर्ग किलोमीटर का जो पूरा एरिया है, तो इस रीजन में डिगबोई का जो तेल क्षेत्र है वो इसमें शामिल होता है। डिब्रूगढ़ में प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र डिगबोई, बप्पापुंग, हंसापुंग तथा पेंटोला है। यहाँ प्राप्त जो अधिकांशतः जो अशुद्ध तेल है वो डिगबोई शोधनशाला में परिष्कृत किया जाता है। जैसे हम जानते थे कि कोई भी खनिज तत्व है जो धरती से निकाला जाता है, वो शुरू में उसके साथ मिट्टी और अन्य कई सारी चीजें मिक्स रहती है, तो वो उसको परिष्कृत करने के लिए शोधनशाला में भेजा जाता है। तो जो अशुद्ध जो वहां से खनिज जो मिक्स रूप में पाया जाता है, जिसको एस के रूप में हम लेते हैं, तो उसको कहाँ शोधित किया जा रहा है, तो डिग बेई, बप्पापुंग, हंसापुंग, पेटोला, यहाँ से जो प्राप्त अशुद्ध तेल है उसको डिग बोई वेधनशाला में परिष्कृत करने के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है गुजरात का तटीय क्षेत्र। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ तेल उत्पादन की दो पेटियां हैं। पहला है खंबात की खाड़ी के पूर्वी तट के समीप अंकलेश्वर तथा खंभात प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। एक तो अंकलेश्वर और दूसरा खंभात का प्रमुख क्षेत्र जो है। खेड़ा में मेहसाना तक, कलोल, साणंद, नवगाम, बेचाराजी तथा मेहसाना प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। ये गुजरात के रीजन के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट है कि लुनेज, गुजरात राज्य में खंभात खाड़ी के ऊपर ऊपरी सिरे पर स्थित है लुनेज, और यहाँ पर तेल के लगभग 62 कुएं खोदे गए हैं। गुजरात राज्य में स्थित अन्य उत्पादक क्षेत्र बकरोल में स्थित है। जो यदि गुजरात की बात करें तो गुजरात में खंभात की खाड़ी के ऊपरी सिरे में लुनेज नामक जगह पे लगभग 62 कुएं खोदे गए हैं। और अंकलेश्वर गुजरात के भड़ोच यानी कि भरूच जिले में, डिगबोई आसाम में है, आपको पिछले स्लाइड में बताया गया था ना शायद। और अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ तेल की जो खोज है वो जुलाई 1958 में की गई थी, जबकि उत्पादन जो है
उसके 3 साल बाद 1961 में शुरू हुआ। इस क्षेत्र में अब तक लगभग 170 तेल के कुएं खोदे जा चुके हैं। तो ये कुछ चीज जानकारियां थी जिसे आप ध्यान रख सकते हैं। मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या, ये सारी जो है बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए 23 तेल उत्पादक कुओं में प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये कौन कौन है? मंगला, भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या बाड़मेर सांचौर बेसिन में ये रीजन है जिसमें 23 तेल उत्पादक कुओं का खोज किया गया था, उनमें से ये प्रमुख है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है, मतलब कि जैसे हम इंडिया की बात करें तो ये आपने यहाँ पे पहले पूर्वी रीजन का यहाँ पे देखा था, असम और अरुणाचल प्रदेश तरफ का। फिर हम पश्चिमी तटीय क्षेत्र को देख रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में यदि देखा जाए तो कहाँ कहाँ तेल के प्रमुख स्रोत हैं। तो इस क्षेत्र में 3 प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। पहला बॉम्बे हाई बेसिन, बम्बई हाई बसिन एवं आलिया बेट तेल क्षेत्र। बॉम्बे हाई बेसिन और आलिया बेट तेल क्षेत्र, तो ये पश्चिमी रीजन में यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको थोड़ा, बॉम्बे हाल तेल क्षेत्र जो है देश का सबसे प्रमुख तेल क्षेत्र है, जहां से देश की कुल तेल उत्पादन का 45%, मतलब कि लगभग आधा तेल यहाँ से प्राप्त होता है। यह मुंबई से 176 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, यानी कि जो मुंबई है उसका दक्षिण पश्चिम एरिया में लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। यहाँ के जो तेल में पेट्रोलियम और केरोसिन की मात्रा अधिक मिलती है। इस तेल क्षेत्र की खोज 1973 में हुई तथा इसका उत्पादन 3 साल बाद फिर 1976 में प्रारंभ हुआ था। पूर्वी तट के क्षेत्र, अब जैसे केवल ऐसा नहीं कि इंडिया के पश्चिम क्षेत्र में ही तेल उत्पादन होता है, पूर्वी रीजन में भी तेल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसमें हम पहले भी बात किए थे कि इसके अंतर्गत गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों को शामिल किया जाता है। तो कृष्णा गोदावरी, ये जो नदियां हैं आप इसमें देखते हुए, कृष्णा गोदावरी अपतटीय बेसिन में स्थित रावत क्षेत्र, अमलापुर आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जैसे देख रहे हो आंध्र प्रदेश कर्नाटका के रीजन में, कावेरी बेसिन के नागिर, नारी मानस और कोइरल कलापल्ली प्रमुख क्षेत्र हैं। भारत में सर्वप्रथम गहन ऊर्जा संकट, यानी कि जो ऊर्जा की जो क्राइसिस हुई थी, सबसे बड़ी गहन ऊर्जा संकट 1973 में ईस्वी में पैदा हुई थी, जब तेल निर्यातक देशों, जो कि ओपेक है, मतलब कि इन्होंने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। जैसे मान लीजिए जहां से हम तेल लेते हैं, पश्चिमी देशों से जो हम तेल खरीदते हैं, यदि वो देश जहाँ से हमारा पूरा जो तेल है, जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में जो हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे डीजल वाहन या पेट्रोलियम वाहन के इसमें, तो यदि वो अपने तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि कर दे तो हमारी बजट जो है वो बिगड़ जाएगा और हम वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में तेल नहीं आयात, यानी कि इम्पोर्ट कर पाएंगे। और जब तेल ज्यादा इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में जो तेल है उसका उसकी क्राइसिस होगा, मतलब उसकी कमी हो जाएगी और यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा हाइक होगा। ऐसी सिचुएशन में सबसे जो पहला जो गहन ऊर्जा संकट हुआ था वो 1973 ईस्वी में पैदा हुआ था, जब ओपेक ने तेल की कीमतों में 4 गुना वृद्धि कर दिया था। तो ऐसे संकट के समय में देखा जाता है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे देश में भी कुछ प्रयास किए कि तेल के जो अन्य संसाधन है उनसे अन्य वैकल्पिक जो स्रोत हो सकता है, ताकि हम बहुत से ज्यादा डिपेंडेंसी उधर जो वेस्ट के रीजन से है उनसे थोड़ा कम हो सके। अब आता है कि प्राकृतिक गैस कौन कौन से हैं, और प्राकृतिक गैस संसाधन जैसे दो तो हमने पढ़ लिए हैं, तो तीसरा जो है प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस साधन। तो प्राकृतिक गैस अधिकांशतः खनिज तेल के साथ ही संबद्ध मिलती है। जैसे हमने कहा था कि जो जमीन के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं, अन्य जो जीवाश्म होते हैं, वो जब भूकंप आदि किन्हीं प्राकृतिक घटनाओं से टूट टूट करके जमीन के नीचे जब दबते चले जाते हैं, तो ताप और दाब यानी कि टेम्परेचर एंड प्रेशर के माध्यम से ये धीरे धीरे अपघटित होते हैं। तो जो ठोस भाग है वो अपघटित होकर कोयले के रूप में, उसका लिक्विड भाग कहीं जाकर के एक सेल के नीचे दब जाते हैं या कहीं जमीन में जहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, वो पेट्रोलियम या डीजल के रूप में। और जो उसका गैसीय भाग है वो जो चट्टानों के नीचे जो वो रह जाते हैं उनके दरारों में या इस तरीके से, तो वो गैस के रूप में होता है। ज्यादातर ये तेल और गैस एक जगह पे पाया जा सकता है। तो ऊपरी जब उसमें जब कुआं बनाया जाता है या फिर ऐसे तेल को निकासित करने के लिए जब खुदाई की जाती है, तो उसमें सबसे पहले जो है वो गैस के रूप में उसे प्राप्त हो सकता है। ऐसे कई जगह देखा जा सकता है। तो हम बात कर रहे थे कि प्राकृतिक गैस का, प्राकृतिक गैस
अधिकांशतः खनिज तेल के साथ ही संबंध मिलती है। यह तेल भंडार के ऊपर स्थित होता है तथा तेल कुओं की खुदाई के समय बाहर निकलती है। जैसे हमने कहा था कि मान लीजिए ये जमीन का स्तर है और जमीन के स्तर में यहाँ तक तेल का लेवल है, तो ये तेल यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो जब इसमें खुदाई की जाती है तो ज्यादातर ऐसा हो सकता है कि तेल के ऊपरी भाग तक यहाँ गैस ऐसे ऊपरी लेयर में होता है, और जब तेल निकालने के लिए जब खुदाई होती है तो तेल निकालने के साथ साथ में यहाँ सबसे पहले जो गैस का निष्कासन संभव है। तो इसका उपयोग ताप शक्ति यंत्रों और उद्योगों, घरेलू ईंधन यानी कि खाना पकाने के लिए जो गैस का इस्तेमाल करते हैं तथा उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है। अभी तटीय तेल क्षेत्र से प्राप्त अशुद्ध तेल का शोधन, जो मतलब नेचुरल रूप में जो यहाँ पे तेल प्राप्त किया जाता है, उसका रिफाइनरी सेंटर में ले जाकर के, शोधन केंद्र में ले जाकर के उसे प्योर किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तेल का शोधन चेन्नई के निकट पनाईगुड़ी में किया जाता है, जो इधर का ईस्ट रीजन में हमने देखा था, आंध्र प्रदेश के रीजन में। तेल एवं प्राकृतिक गैस पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी बेसिनों में अन्वेषणात्मक कूपों में पाया जाता है, मतलब खोज संबंधी जो कुआं है जहाँ से तेल निकाला जाता है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ साथ अथवा अलग भी पाया जाता है। मतलब कई बार जो प्राकृतिक जो गैस है वो कई बार पेट्रोलियम के साथ ही उसके ऊपरी भागों में पाया जाता है, या कई बार उसको अलग अलग जगह से भी अलग, जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम यहाँ पे है, हो सकता है उसके आगे या फिर अन्य जगह पे वो मिल जाए। तो इस तरीके से इसे ऊर्जा का एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा का साधन तो है ही पेट्रोलियम, इसके अलावा अन्य प्रकार के जो पेट्रो रसायन उद्योग हैं उनमें कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण, जैसे कोयला जलता है तो CO2 काफी ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो उसमें इस मामले में क्या है कि इन जो ऊर्जा के स्रोत हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन होना होता है, इसी कारण से प्राकृतिक गैस को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। इसलिए गवर्नमेंट देखते हैं कि गवर्नमेंट ज्यादातर प्रोत्साहित करता है कि घर में खाना बनाने के लिए जीवाश्म ईंधनों, मतलब कि जैसे कोयला, लकड़ी, इन सभी को जलाने के बजाय यदि पेट्रोलियम गैस जो CNG है तो इसका यदि इस्तेमाल किया जाए तो ये ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल होगा। और इसीलिए योजना भी चलाया जाता है कि हर घर को सिलेंडर, गैस सिलेंडर दिया जाए और सभी किचन को लगभग गैस सिलेंडर से जोड़ा जाए, यानी कि उसको प्राकृतिक गैस पर आधारित भोजन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि जो CO2 का जो उत्सर्जन है पर्यावरण में वो कम से कम हो और हमारा जो पर्यावरण संरक्षण का अभियान जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल रहे। और इस दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखना है कि यदि हमें पूछा जाए कि प्राकृतिक जो गैस है और कोयले हैं या फिर का जलावन आदि, तो किसमें कम CO2 का उत्सर्जन होगा, तो जाहिर सी बात है कि प्राकृतिक गैस से CO2 का उत्सर्जन कम होगा और ये पर्यावरण के अनुकूल माना जाएगा, क्योंकि इससे बहुत कम मात्रा में CO2 उत्सर्जित होगा। इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है, ऐसा ही इसे कहा जाता है। देश में प्राकृतिक गैस क्षेत्रों की खोज तथा उत्पादन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये जो प्राकृतिक तेल जो है और उसकी प्राकृतिक गैस आदि की जो खोज करना, उसकी सुरक्षा करना, उसका उत्पादन करना, ये किसके अधीन है, तो ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यहाँ पे देख रहे हैं ONGC तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ये दो संगठन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इस मामले में आप ध्यान रख सकते हैं। अब आता है कि तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा का साधन है, जो जिस पर आप दिन प्रतिदिन डिपेंडेंट रहते हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। यदि आप देखते हैं ना अभी के समय में, यदि विद्युत के बिना यदि जीवन की कल्पना की जाए तो थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा जैसे कि प्राचीन काल में जाकर के हम सोच रहे हैं। विद्युत अभी के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा ऐसा कार्य है जो बिना विद्युत के हो पा रहा हो आपका? जिस डिवाइस से आप क्लास अटेंड कर रहे हैं वो भी, उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है। चाहे आप उसे कहीं से भी चार्ज करें, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जैसे कि आप सोलर प्लेट से चार्ज करते हैं, या फिर आप सीधा बिजली का जो कनेक्शन है वहां से आप चार्ज कर ले रहे हैं, या अन्य माध्यमों से। मतलब विद्युत अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट ऊर्जा का स्रोत हो जाता है, जो हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है। विद्युत जो ऊर्जा है यह प्रदूषण रहित ऊर्जा है, क्योंकि इससे जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता, CO2 उत्पन्न नहीं होता, यानी प्रकार के जो गैसीय विषैली गैस है वो सभी यहाँ से उत्पन्न नहीं होता। यह जल, कोयला, खनिज, तेल तथा प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिज से भी उत्पादित किया जा सकता है। बिजली को इन ऊर्जा के सहारे से उत्पादन संभव है, लेकिन बिजली के उपयोग करने से प्रदूषण नहीं होता। जैसे हमने कहा था ना कि बिजली का उत्पादन टरबाइन घुमाने से, जो डायनमो है उसको रोटेट करने से होता है। तो उस टरबाइन को घुमाने के लिए आप या तो जल का इस्तेमाल करेंगे, या गैस, या परमाणु ऊर्जा, या फिर कोयला, जो भी साधन आप इस्तेमाल करते हैं बिजली उत्पादन करने के लिए। तो ऊर्जा के कोई ना कोई साधन उपयोग होता है बिजली उत्पादन करने के लिए, लेकिन बिजली अपने आप में पर्यावरण की
नुकसानदायक रूप में नहीं होता है, बल्कि इससे किसी प्रकार का हानिकारक तत्व भी उत्पन्न नहीं होता। जो विद्युत पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, समुद्री तरंगे, भूतापीय तथा शुष्क बैटरी से भी उत्पन्न की जा सकती है। ये विद्युत को, मैंने कहा ना, जितने ऊर्जा के स्रोत था उन सभी से हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। विद्युत शक्ति अपने विविध उपयोगों के कारण आधुनिक सभ्यता के लिए परम आवश्यक है। ये जो इलेक्ट्रिक पावर है ना, अभी की सभ्यता के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि यदि सारी ऊर्जा की बात किया जाए तो सब ऊर्जा कहीं ना कहीं आपस में कंबाइंड रूप से इलेक्ट्रिसिटी पर आकर के उसका सपोर्ट करता है। और इलेक्ट्रिसिटी जो अभी के समय में वर्तमान शताब्दी में आधुनिक सभ्यता के लिए देखा जाए तो एक बहुत ही अनिवार्य रूप ले लिया है। यह एक सस्ता, प्रदूषण रहित तथा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। नवीकरणीय मतलब बिजली को आप किसी भी रूप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हर जगह ट्रांसफार्मर लगा होता है गांव में, शहर में, और वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, जैसे विद्युत का जो वोल्टेज है यदि वो कम हो रहा है या उसको और ज्यादा बढ़ाना है उसकी पावर को, तो ट्रांसफार्मर के माध्यम से उसे उसकी जो मात्रा है, उसकी वोल्टेज है, वो कम अधिक किया जा सकता है। और जैसे इलेक्ट्रिक ऊर्जा को वो मैकेनिकल ऊर्जा यानी कि पंखे के माध्यम से हवा, और उसको हीटर के रूप में यदि आप उसे गर्मी के दिन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कूलर के रूप में वो ठंडा देता है। और यदि वो ठंड के समय में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसी ऊर्जा से हीटर के रूप में आप अन्य अन्य तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि यदि मान लीजिए आप उससे सेल में, मतलब बैटरी में जो होता है, जो इन्वर्टर के रूप में आप घर में इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो हमारा सेल है, जिसमें हम जो इलेक्ट्रिसिटी से इसको चार्ज करके रख सकते हैं, और जब चार्ज खत्म होता है तो अगेन हम फिर इसे रिचार्ज कर सकते हैं बैटरी को, और फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इन्वर्टर के रूप में डे बाय डे हमारे घर में इस्तेमाल होता भी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा है ये अभी के समय के लिए, आधुनिक सभ्यता के लिए बहुत उपयोगी है। साथ साथ में यह सस्ता है, प्रदूषण रहित है तथा नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। यही कारण है कि अब गवर्नमेंट भी चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है, मतलब जो विद्युत से संचालित होने वाले जो वाहन है, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो पेट्रोलियम जो उत्पाद है, पेट्रोलियम जैसे कि ईंधन है, उनसे थोड़ा सा जो डिपेंडेंसी है वो कम हो। और साथ साथ में जो लोग हैं उन पर ऊर्जा के दोहन का जो जितना जिस तरह से अत्यधिक प्रेशर आ रहा है, उसका बजट भी बढ़ता चला जाता है, हर साल प्रदूषण भी होता है, इससे थोड़ा निजात मिले। और अन्य देशों पे, खास करके विदेशों के ऊपर जो हमारी निर्भरता है पेट्रोलियम उत्पाद को लेकर के, उसमें कमी आए। तो इसलिए इस पे काफी सारी योजनाएं चलती है। और इसका सबसे बड़ा एक और फायदा है कि विद्युत ऊर्जा से यदि हम इसके सोर्सेज को अच्छे से डिफाइन, मतलब अच्छे से चिन्हित कर लें और उसका यदि अच्छा से डेवलपमेंट हो जाए, तो बहुत कुछ हम सोलर एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस जो मतलब कि प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश का इलेक्ट्रिसिटी में जो कन्वर्ट करते हैं सोलर पैनल के माध्यम से, तो इससे भी हम काफी ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, जिसके लिए काफी प्रयोग भी हो रहे हैं देश में। तो इन चीजों को यहाँ पे थोड़ा जानना जरूरी था। आगे हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1947 में भारत में स्थापित विद्युत क्षमता 1400 मेगावाट की थी। यानी कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ, उस समय जो हमारी विद्युत की जो क्षमता थी वो 1400 मेगावाट थी, जो 31 दिसंबर 2016 के अंत तक बढ़कर के 310 गीगावाट हो गया। मतलब कि मेगावाट जो 1400 मेगावाट था उससे बढ़ करके 310 गीगावाट हो गई। वर्तमान विद्युत उत्पादन में तापीय ऊर्जा, मतलब कि जो थर्मल एनर्जी है, जल विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तथा परमाणु ऊर्जा की निम्नवत भागीदारी है। अब देखते हैं कौन कौन से क्षेत्रों का कितना विद्युत उत्पादन में भागीदारी है। तो सबसे पहले मुख्यतः दो प्रकार से विद्युत उत्पन्न की जाती है। पहला तो है प्रवाही जल से, जैसे नदी है, नदी से जल प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें हाइड्रो टारबाइन लगाकर जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। हाइड्रो टारबाइन मतलब कि जैसे यहाँ पे बांध बना दिया, और बांध बना करके इस जलाशय का जो बहता हुआ जल था नदी का, उसको रोक दिया गया थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे नियंत्रित करके उस जल को छोड़ा जा रहा है। यानी कि एक बांध बना के उसमें जो नियंत्रित तरीके से ये बांध जो बनता है, तो यहाँ काफी ज्यादा प्रेशर में पानी जमा हो जाता है, तो इसको जब हम नियंत्रित करके छोड़ते हैं तो यहाँ पे एक टारबाइन लगा हुआ होता है। टारबाइन मतलब पंखे का शेप का, और इसमें डायनमो सेट होता है। डायनमो मतलब कि जो कॉपर वायर से लिपटा हुआ डायनमो है, इस यंत्र के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है। तो इस टरबाइन पे जब ये पानी प्रेशर से गिरता है तो ये टरबाइन बहुत तेजी से घूमता है, और ये टरबाइन जितनी तेजी से घूमेगा उतना ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। इसको यहाँ से फिर जो हमारा पावर हाउस होता है, ये यहाँ पे इसको स्टोर करके फिर सभी पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, हर जगह पे वो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है। तो ये हो गया हाइड्रो टरबाइन चला करके विद्युत का उत्पादन। ठीक है। अन्य ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। जैसे जैसे यहाँ पे जल का बहाव को टरबाइन को घुमाने में इस्तेमाल किया जा रहा था,
ऐसे ही अन्य, जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोयला है, कोयला को हम जला रहे हैं, तो कोयला से कैसे टरबाइन घूमेगा, तो हम यहाँ पे क्या किए, कोयला के ऊपर पानी का ये टंकी है। जैसे अन्य जो साधन है उसमें कोयला का ईंधन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जलाने से भी टरबाइन को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोयले से पानी को गर्म करके भाप के रूप में यहाँ से प्रेषित किया जाता है और यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ होता है, तो ये टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। ये भी सेम चीज था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जल विद्युत को थोड़ा हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये परमाणु विद्युत जल एक नवीकरणीय संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं ये इसी पर चल रहा है। और जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन, कोयला हाइड्रोजन परियोजना आदि, ये सभी आप सभी जानते हैं। जो पिछले बात किया था उसी का एक यहाँ पे नाम है बस, कि जिनके माध्यम से विद्युत का उत्पादन हो रहा है। विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा, मतलब 1/4 जो हिस्सा है वो जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। वर्ष 1897 में भारत में प्रथम जल विद्युत जो संयंत्र है वो दार्जिलिंग में कहाँ पे स्थापित किया गया था। प्रथम जो विद्युत संयंत्र है वो दार्जिलिंग में 130 किलोवाट क्षमता वाला स्थापित किया गया था। इसके बाद 1902 में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम कर्नाटक में जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता के बाद देश में अनेक बहुदेशीय एवं नदी घाटी परियोजनाएं स्थापित की गई है। वर्ष 1975 में जल विद्युत के विकास के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी का स्थापना किया गया। ताप विद्युत, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ताप मतलब थर्मल, यानी कि जो हीट से संचालित होता हो, हीट से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने वाला संयंत्र या ऐसा कोई उपकरण जिसके माध्यम से टेम्परेचर के माध्यम से, हीट के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाए। तो ताप विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, कोयला, पेट्रोलियम अथवा प्राकृतिक गैस, इन तीनों संसाधनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके उससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कोयला हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है या प्राकृतिक गैस, इससे हीट जनरेट किया जाता है। उस हीट से ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो। ताप विद्युत जो होते हैं वो गृह अनवीकरणीय जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर, जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन है, तो इसका प्रयोग करके विद्युत उत्पादन करते हैं। कुल उत्पादित बिजली का, जो हमारे देश में जितना बिजली उत्पादित होता है उसका लगभग 69.70% भाग ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पादित होता है। मतलब कि मेजोरिटी जो है हमारे विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देखा जाए तो ज्यादातर जो विद्युत उत्पादन है वो ताप विद्युत सेक्टर से ही होता है। ठीक है, जो कि जीवाश्म आधारित होते हैं। जीवाश्म मतलब कि ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर आधारित ये सब होते हैं। ताप विद्युत को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1975 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नेशनल नेशनल थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली की स्थापना की गई। और इसके बाद ताप बिजली का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा। जब इसको मोटिवेशन मिला एक तरीके से, तो इससे बिजली का उत्पादन ताप विद्युत के माध्यम से ज्यादा तेजी से बढ़ने में देखा जाता है। और तापीय ऊर्जा इस समय भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। क्यों? क्योंकि बिजली के उत्पादन का लगभग 79.7% इसी सेक्टर से उत्पादित होता है। देश में ताप विद्युत की स्थापित क्षमता 31 जनवरी 2016 के अंत तक, मतलब ये आंकड़ा जो है 31 जनवरी 2016 के समय का है, तो उस समय तक लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,07,40.04 मेगावाट थी। परसेंटेज में देखा जाए तो टोटल 69.17% इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पादित होता है उसका 69.70% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ताप विद्युत के माध्यम से उत्पादित होता है इंडिया में। और ताप विद्युत उत्पादन में कौन कौन से राज्य हैं हमारे देश के जो शीर्ष स्थान पे है, तो उसमें महाराष्ट्र का पहला स्थान आता है, जिसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल आता है। मतलब कि आप यदि मैप के हिसाब से देखें तो सबसे जो पहला है वो महाराष्ट्र का रीजन आता है, फिर आता है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद यहाँ गुजरात, और देन पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो हमारा ताप विद्युत ऊर्जा है उसके अलावा कौन से ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जो हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में आगे अपनी भूमिका निभाते हैं। तो उसमें परमाणु नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी वर्तमान में परमाणु ऊर्जा विद्युत उत्पादन हेतु तापीय ऊर्जा, जल विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बाद चौथा प्रमुख स्रोत है। मतलब तापीय ऊर्जा सबसे मेन
उसमें कंट्रीब्यूटर है, उसके बाद जल विद्युत है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कि पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया। तो इन तीनों के बाद चौथे स्थान पे किसका स्थान होता है? तो ये परमाणु नाभिकीय ऊर्जा का अपना स्थान है। देश में परमाणु विद्युत की जो स्थापित क्षमता है वो 31 जनवरी 2016 तक 6,780 मेगावाट थी, जो कि 1.9% यानी कि लगभग 2% के आसपास है। सरकार ने 2032 तक परमाणु ऊर्जा को की स्थापित क्षमता को 27,500 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। कभी कभी ऐसा भी एग्जाम में पूछ देते हैं कि सरकार ने 2032 तक परमाणु ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता कितना निर्धारित किया हुआ है। तो यदि ऐसा पूछते हैं तो 27,500 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है, ऐसा आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो उसे टिक लगाना होगा। वर्तमान में देश भर में परमाणु विद्युत के कुल 21 रिएक्टर 7 विभिन्न केंद्रों पर कार्यरत है। मतलब 7 अलग अलग सेंटर पर कुल मिलाकर के 21 रिएक्टर मतलब जहाँ पे रिएक्शन कराया जाता है परमाणु नाभिकीय जो विखंडन वाली क्रिया है, जिसमें परमाणु का जो नाभिक होता है, न्यूक्लियर होता है, वो टूटता है और एनर्जी के रूप में वहां से ऊर्जा काफी बड़ी मात्रा में विमुक्त होता है। तो ऐसे कितने 21 रिएक्टर है जो कि 7 केंद्रों पर स्थापित है तथा 1500 मेगावाट क्षमता के कुल 4 प्लांट निर्माणाधीन है, मतलब इस ये निर्माण चल रहा है। और 20,600 मेगावाट के कुल 10 प्लांट प्रस्तावित है, मतलब ये भी प्रस्ताव में है जिसको आगे भविष्य में बनना है। तो परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक रूप से प्राप्त रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन कौन से? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसमें से यूरेनियम है, थोरियम है। तो ये सभी क्या होते हैं, इनके परमाणु जो नाभिकीय है वो अपने आपस में टूटते हैं और न्यूट्रॉन विमुक्त होते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं जो कि उदासीन तत्व होते हैं, मतलब उसका पॉजिटिव नेगेटिव वो नहीं होता। जैसे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव होता है, माइनस ऋण आवेश उसमें होते हैं, और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन है न्यूट्रल होता है, लेकिन वेट प्रोटॉन के बराबर होता है, मतलब एक एक परमाणु भार होते हैं। इलेक्ट्रॉन में वेट नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये बताते हैं कि जो नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किन किन पदार्थों से प्राप्त होता है? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से। रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से तो यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जा सकती है। तो जो आप देखते होंगे परमाणु का स्ट्रक्चर, तो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसमें दो चीजें होती है। एक तो प्रोटॉन होता है जो प्लस आवेश वाला होता है, और दूसरा न्यूट्रॉन होता है जो कि शून्य आवेश, मतलब कि इसमें आवेश कुछ नहीं होता लेकिन वेट दोनों का लगभग लगभग बराबर है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है जो ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं। तो ये जितनी कक्षाएं होती है उतना इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाते रहते हैं अपने अपने ग्रुप के हिसाब से। तो इस तरह से प्लस माइनस ये दोनों की संख्या बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन और ये तो नेचुरली वो तत्व क्या उदासीन होता है। लेकिन वेट यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट बराबर होता है या कभी कभी अधिक भी होता है। तो ये परमाणु वाले चैप्टर में आप फिजिक्स में इसको अच्छे से डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो विखंडित होने में इजी होते हैं, मतलब आसानी से अपने आप को अपने नाभिकीय जो शक्ति है उसको विखंडित कर सकता है जब हम उस पर कोई न्यूट्रॉन को प्रोजेक्ट करते हैं। मतलब यदि किसी न्यूट्रॉन को बाहर से इस परमाणु पर छोड़ा जाए तो इसकी जो ऊर्जा है वो डिसबैलेंस होता है, ये टूटता है। टूटने से इसके न्यूट्रॉन फिर वापस बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने से जो कक्षा की जो एनर्जी है जो एक बैलेंस अवस्था में था तो वो एनर्जी मुक्त होती है और एक काफी हीट के रूप में, मतलब ज्यादा टेम्परेचर के रूप में वहां पे परमाणु ऊर्जा के रूप में देखने को मिलता है। और ये श्रृंखला अनवरत चलता रहता है। फिर वो जो न्यूट्रॉन जो निकला था उस परमाणु के टूटने से वो नेक्स्ट जो परमाणु का जो नाभिक होता है उससे जाके टकराता है और उसमें से भी फिर न्यूट्रॉन को बाहर निकालता है। तो यहाँ से जो निकला हुआ 2-3 जो न्यूट्रॉन होते हैं वो अब नेक्स्ट दो मिल करके दो परमाणु को वहां पे प्रभावित करता है, और यहाँ से फिर कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे, 2 यहाँ से तो 4 हो गया। और इस प्रकार से अब ये 4 परमाणु को आगे जाकर के ऊर्जा मतलब कि न्यूट्रॉन को मुक्त करने की कोशिश करेगा, और इस तरीके से ये श्रृंखला बढ़ता चला जाता है और हीट का जो मात्रा है उसी हिसाब से बहुत तेजी से बढ़ता चला जाता है। तो इसको कहते हैं परमाणु का विखंडन होना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कि बहुत ज्यादा ये परमाणु विखंडित होना होता रहे और ये भयंकर दावानल जैसा, मतलब भयंकर आग लगने जैसा ना घटित हो, तो इसलिए क्या करते हैं उसमें एक रॉड होता है, केडियम का रॉड, जहां तक आपने पढ़ा होगा, कि उसको उसमें डाल दिया जाता है जो कि एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन निकलता है उस एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को वो ऑब्जर्व कर लेता है, ताकि हम बहुत ज्यादा मात्रा में इसको परमाणु विखंडन की क्रिया को अनियंत्रित ना होने दें। बल्कि जो एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए 2 न्यूट्रॉन या 4 न्यूट्रॉन निकल रहा है तो उसमें से 2 को ये ऑब्जर्व कर लेगा, बाकी 2 को ही आगे बढ़ने देगा। हर बार 2 को दूसरे परमाणु को रिएक्टिव करने के लिए छोड़ देगा, बाकी को अपने आप में ही ऑब्जर्व कर लेगा। तो इस तरीके से कंट्रोल तरीके से विखंडन कराया जाता है। तो ये परमाणु विखंडन वाली चैप्टर में आप फिजिक्स के अंतर्गत देख सकते हैं, वैसे यहाँ पे उतना जरूरत नहीं है।
तो थोड़ा समझने के लिए कि कैसे ये ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसके लिए मैंने यहाँ बता दिया। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से गुजरते हैं और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नाभिकीय विखंडन मतलब यूं समझ लीजिए कि कोई एक ऐसा केंद्र है परमाणु के केंद्र में, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन घूमता है, बीच में यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब इस पे जब बाहर से न्यूट्रॉन इस पे टकराया जाता है, तो बाहर के जो न्यूट्रॉन होते हैं ये यहाँ परमाणु के जो केंद्र है यहाँ पे टकराने से इसकी ऊर्जा डिसबैलेंस होती है, और यहाँ जो परमाणु न्यूट्रॉन पहले से था ऑलरेडी, तो वो यहाँ से विमुक्त होते हैं, क्योंकि इसको एनर्जी मिल जाती है इससे निकलने के लिए। और जब ये निकलते हैं तो अपने साथ में जैसे 2-3 न्यूट्रॉन जब निकला, तो इसने ये जो पूरा एनर्जी यहाँ लेके जमा बैठा था परमाणु में, वो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का, यहाँ पे एनर्जी का विमुक्तिकरण होता है। और फिर ये जो जैसे 2 या 4 न्यूट्रॉन जो निकलते हैं, वो फिर ये न्यूट्रॉन नेक्स्ट जो परमाणु इसके होते हैं उस पे जाकर के टकराते हैं। मतलब यहाँ बहुत सारे परमाणु होते हैं कोई भी तत्व में, तो अब ये जैसे 4 न्यूट्रॉन निकला है, तो ये नेक्स्ट 4 नाभिक को टारगेट करेगा और चारों को फिर से यहाँ से न्यूट्रॉन निकलेगा। तो इस तरीके से ये ऊर्जा काफी तेजी से बढ़ता चला जाता है और ये फैलता जाता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरीके से मल्टीप्लाई होते होते ये काफी भयंकर रूप ले लेता है। तो इसलिए कहते हैं ना, परमाणु बम जहां भी अटैक करता है वो काफी विध्वंसक होता है और वहां की पूरी जनमानस को खत्म कर सकता है, तबाह कर सकता है। छोटा से छोटा परमाणु बम भी क्यों ना हो, वो जैसे नागासाकी हिरोशिमा पे जो गिराया गया था, तो वो छोटा परमाणु बम भी भले ही हो, बड़े बहुत बड़े आकार का ना हो, तब भी वो बड़ा विध्वंस ला सकता है। वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ है। तो ये 2 देश हैं जो सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा का उत्पादक देश है। आप सभी ये जान के आश्चर्य रहेंगे कि जैसे परमाणु ऊर्जा यानी कि जो ये परमाणु बम की जो खोज हुई, वो ऊर्जा प्राप्ति के लिए ही बेसिकली साइंटिस्ट ने प्रयास किया था कि परमाणु के नाभिक में जो परमाणु है वो अपने आप में, जैसे कहते हैं ना, अणु अनियाम महतो महियान, जो अणु से अणु मतलब छोटा से छोटा तत्व जो है, जो जिसको हम देख भी नहीं सकते, उस परमाणु में इतनी ऊर्जा समाई है कि यदि वो टूट जाए, वो भी खंडित हो जाए, तो पूरी सृष्टि को नष्ट करने के लिए सक्षम है। तो जैसे कि ब्रह्मांड में जो संरचना है, जैसे सूर्य चारों ओर घूमता है, सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह घूमते हैं, और सूर्य भी अन्य महाशक्ति के चारों ओर घूमता है अपने ग्रहों के साथ। तो ये सारे जो पैटर्न है वो आप परमाणु के अंदर भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर घूमता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये भी अपनी एक पूरा ऊर्जा का लेवल लिए हुए बैलेंस रहता है। यदि इस पे बाहर से न्यूट्रॉन की बमबारी की जाए, मतलब उसको प्रोजेक्ट किया जाए, उस पर टकराया जाए, तो वहां से जो न्यूट्रॉन फिर विमुक्त होगा वो अन्य परमाणु के नाभिक को प्रभावित करता है, उसको न्यूट्रॉन विमुक्त करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ से फिर एनर्जी का उत्पादन भी होता है। तो ये एक तरीके से क्या था, ये जो प्रोसेस साइंटिस्ट ने जो निकाला था, ये ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया था। उसका इंटेंशन ये नहीं था कि हम इससे बम बनाएंगे, और बम बनाएंगे तो भयंकर ऊर्जा का उत्पादन होगा, भयंकर तरीके से लोगों में तबाही होगी। क्योंकि हमें क्या करना होगा, हमें एक छोटा सा परमाणु बम बनाना पड़ेगा और उसे कई जगह पे डिप्लॉय कर देना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है, ये अनियंत्रित तरीके से यदि परमाणु बम बड़ी मात्रा में यदि गिराया जाए, तो बहुत बड़े बड़े शहरों को लंबे समय तक तबाह कर सकता है और जल के खाक कर सकता है। तो पहला तो ये परमाणु ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट था वो था एनर्जी उत्पादन करने के लिए, खास करके इसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो सके, क्योंकि ये परमाणु से प्राप्त होने वाली ऊर्जा थी। इसके लिए बहुत ज्यादा संसाधन की आवश्यकता नहीं थी, केवल रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे कि यूरेनियम, थोरियम आदि जो परमाणु जो विखंडित होने वाले जो रेडियो एक्टिव तत्व है उनकी आवश्यकता होती थी। तो लेकिन यही है ना कि जब इंसान किसी चीज को प्राप्त कर लेता है, तो वो कहीं ना कहीं सत्ता और शासन और एक प्रकार से लोगों में डर या फिर एक तरीके से अपने अधीन चलाने की जो प्रवृत्ति है, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक तरीके से भी उस ऊर्जा के स्रोत को इस्तेमाल करने के लिए ये प्रेरित करते हैं या फिर उससे नहीं हिचकिचाते हैं। तो ऐसे समय में जब हम देखते हैं कि सभी देशों के पास लगभग लगभग परमाणु ऊर्जा है, जो कि ऊर्जा का इस्तेमाल करने से हट करके विध्वंसकारी भी हो जाता है, ये साइंस का थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। वैश्विक स्तर पर ये देखा जाए तो परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा जो उत्पादक है संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिका है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ मतलब कि जिसमें ब्रिटेन वगैरह ये सारे आते हैं। और भारत में जो स्थित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कौन कौन से हैं, तो तमिलनाडु में कलपक्कम और कुडनकुलम, महाराष्ट्र में, ये तमिलनाडु के नाम से ये स्पष्ट रह जाएगा, ऐसा जब नाम यदि आपको दिखता है तो ये साउथ के ही नाम होंगे, जाहिर सी आप इसको समझ जाएंगे। महाराष्ट्र में तारापुर, गुजरात में काकरपारा, और राजस्थान में कोटा के निकट रावत भाटा। तो ये नाम कुछ फेमस नाम भी है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। तो महाराष्ट्र में तारापुर, गुजरात में काकरा पार, और राजस्थान में कोटा के निकट रावत भाटा, उत्तर प्रदेश में नारोरा तथा कर्नाटक में केगा नामक स्थान है, जो प्रमुख परमाणु ऊर्जा के केंद्र है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ये तो था सारे जितने हमने भी पीछे पढ़े हैं वो
वो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत थे। परंपरागत मतलब कि जो अनवीकरणीय था, मतलब वो खत्म हो सकता है यदि बहुत ज्यादा इसका मिसयूज किया जाए। अब हम पढ़ते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर परंपरागत मतलब कि जिसको हम ट्रेडिशनली बहुत फॉलो करते नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो एक प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज पर आधारित है और जिसको हम फिर से उसका नवीकरणीय तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जिसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा, अक्षय मतलब जो क्षय ना हो, जिसका नाश ना हो, मतलब पूर्णतः समाप्ति ना हो सके, ऐसी ऊर्जा से संबंधित सभी विषयों पर भारत सरकार का एक शीर्ष मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय है? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। मंत्रालय का व्यापक लक्ष्य देश में ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अक्षय ऊर्जा विकास करना है। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु अक्षय ऊर्जा की पहचान एक प्रमुख ईंधन के रूप में की गई है। प्रमुख ईंधन इसलिए क्योंकि ये ऊर्जा ज्यादातर रिन्यूएबल होता है और इसको लंबे समय तक यूज किया जा सकता है। देश में 21 अगस्त 2019 तक नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता जो थी वो 80.63 गीगावाट थी, जो 22.4% थी। ठीक है। और गैर परंपरागत स्रोत से जैसे प्राप्त करने वाले जो ऊर्जा है जिसमें नवीकरणीय, गैर परंपरागत मतलब आप समझ लीजिए, परंपरागत तो क्या है, जीवाश्म ईंधन आधारित, और गैर परंपरागत मतलब नवीकरणीय। तो यहाँ पे इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें सौर ऊर्जा आता है, मतलब सूर्य से डायरेक्ट जो आने वाली एनर्जी है उसको कन्वर्ट करके इस्तेमाल करना। पवन ऊर्जा जैसे कि वायु, तो पवन भी अपने तरीके से चलता रहता है, उसको हमें आर्टिफिशियली बनाने की जरूरत नहीं, बस हमें उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो गति है, उसका इस्तेमाल करके एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। भूतापीय ऊर्जा, धरती में जो ताप है, जो ऊर्जा है, जो हीट है, उसका इस्तेमाल करना। महासागरीय लहरों में जो गति है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, जो उस गति को, उस काइनेटिक एनर्जी को, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में किसी टेक्निक के माध्यम से कन्वर्ट करना है। ऐसे ही बायोमास आदि स्रोतों से प्राप्त होने वाली बायोमास, जैसे कि जैविक जो मतलब पूरे जीव जंतु हैं, उनसे जो प्राप्त होने वाले अवशिष्ट पदार्थ हैं, उनके माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति आदि, ये सब इसमें आते हैं। ये संसाधन नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल है और प्रदूषण से रहित है, क्योंकि ये प्रदूषण इसलिए नहीं दे रहा है ज्यादा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई हम जीवाश्म आधारित ईंधन को नहीं जला रहे हैं, जिससे कि CO2 या अन्य प्रकार की कोई साइड इफेक्ट वाली मतलब कि गैस या फिर कोई अपशिष्ट चीजें निकले जो पर्यावरण को हार्म करे। तो भारत में ऊर्जा संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए इन स्रोतों को विकसित करने की अत्यधिक आवश्यकता है और इस पे काफी पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि आप ये 22.4% ये अभी नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा के स्रोत में ये तीसरे स्थान पे हमने पढ़ा था कि इसका स्थान आता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का। चौथे स्थान पे परमाणु ऊर्जा का स्थान था। तो अब हम पढ़ते हैं कि पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या है? ये भी एक तरीके से क्या है, ये नवीकरणीय है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जो कि इसका एक प्रमुख स्रोत है गैर परंपरागत ऊर्जा का, पवन ऊर्जा। और यह सस्ती, प्रदूषण मुक्त तथा पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि आप देखते हैं कि पर्यावरण में हवा खुद ही चलता रहता है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत तेजी से हवा का बहाव होता है, और इसमें यदि वहां पे एक वायु का टरबाइन लगा दिया जाए, मतलब कि जो उसकी उस हवा से घूमे पंखे की भांति, और उससे फिर जो उसमें डायनमो लगा होगा, वो डायनमो विद्युत का उत्पादन करेंगे। तो यही कहते हैं कि पवन की जो गतिज ऊर्जा है, गतिज मतलब गति से जिस गति के गतिज ऊर्जा को टरबाइन ऐसे होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कई बार ऐसे बहुत बड़े बड़े ऊंचे टावर के रूप में यहाँ पे पंखा लगा होता है, और इस तरीके से ये क्या है, ये जब हवा बहुत तेज से यहाँ टकराता है दिन भर की हवा चलने से, तो ये सर्कुलेट होता है, मतलब घूमता है, रोटेट होता है अपनी जगह पे। और यहाँ पे पीछे इसमें एक डायनमो लगा होता है जो कॉपर की वायर से लिपटा हुआ जैसा आपको दिखेगा, और इसमें वायर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो ये जो हवा की जो गति ऊर्जा थी वो यहाँ से टकरा करके मैकेनिकल मूवमेंट से डायनमो में यहाँ इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, और ये वहाँ की लोकल जो कम्युनिटी है, लोकल जो स्थानीय लोग हैं या फिर फैक्ट्री है, तो उनमें उसको सप्लाई करके इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इससे गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होना चाहिए। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आपने पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ा या नहीं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो पवन की जो गति है, यानी कि एयर की जो स्पीड है, वो कितना होना चाहिए, इसकी स्पीड कम से कम 5 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, या फिर इससे अधिक होना चाहिए। यदि इससे कम स्पीड होगी तो वो टरबाइन को प्रॉपर रोटेट नहीं कर पाएगा, और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे तरीके से उत्पन्न नहीं हो पाएगा, और वहां फिर टरबाइन प्लांट करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। साथ ही सन्मार्गी पवनों व पछुआ पवनों जैसे स्थानीय पवन प्रणाली को मानसूनी पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त स्थानीय हवाओं, स्थलीय और जलीय पवनों, यानी कि जैसे
दैनिक समीर कहते हैं, मतलब दिन प्रतिदिन जो हवा का बहाव है उसको भी विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने, जैसे कि ये पवन चक्की है, सपोज कीजिए आप यहाँ पे कि ये पवन चक्की है, जिसमें से इससे क्या कर सकते हैं कि इसके पीछे यहाँ पे हम ये रबड़ का वो बैंड लगा करके एक चक्की बैठा सकते हैं, और जैसे मिल में होता है ना कि इंजन चलता है उसमें से रबड़ का जो ये घिरनी टाइप का होता है, ये यहाँ पे दूसरे चक्की वाला इंजन को भी रोटेट करता है। तो यदि हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं उत्पन्न करना चाहते हैं तो सीधा इस हवा के जो टरबाइन ये घुमा रहा है इसके थ्रू से हम चक्की का भी वो टरबाइन घुमा सकते हैं उसके थ्रू से, और यहाँ अनाज को हम पीस करके अनाज पैदा कर सकते हैं, मतलब उसके अनाज को पीसने में भी कार्य ले सकते हैं। तो ये प्राचीन काल से इसका प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने की ऐसी कोई डिवाइस या फिर खोज नहीं हुई थी। पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी हुई होती है, और जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को उत्पादित करता है। देश में सर्वाधिक पवन टर्बाइन तमिलनाडु में मुनपंडल पेरुगुड़ी, जो कि कन्याकुमारी के निकट स्थित है। तो मुनपंडल पेरुगुड़ी जो है वो कन्याकुमारी के निकट स्थित है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वहां पे सर्वाधिक पवन टर्बाइन स्थापित किए गए हैं, क्योंकि वहां पवन की अनुकूल गति और अच्छी आवश्यक की जो भी हमें कंडीशन चाहिए वो काफी अच्छे हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में ही, अभी देखिए थोड़ा ये आप ध्यान रख सकते हैं कि ज्यादातर कहाँ मिल रहा है, हमें तमिलनाडु में मिल रहे हैं। तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किए गए हैं। इसको थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं। नागरकोइल जो है तमिलनाडु और जैसलमेर राजस्थान देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाने लगा है। और वर्तमान में सुजलान ग्रुप द्वारा गुजरात के कक्ष में निर्मित 1100 मेगावाट की पवन ऊर्जा इकाई एशिया की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है। ये कई बार यदि पूछ दिया जाए कि जो वर्तमान में सुजलान ग्रुप द्वारा गुजरात के कक्ष में निर्मित जो पवन ऊर्जा इकाई है, क्या वो एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा है, या फिर उसमें पूछा जाए कि सबसे बड़ा पवन ऊर्जा परियोजना है, या फिर दूसरे स्थान का पवन ऊर्जा परियोजना है, ऐसे कुछ करके आप दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कई बार आपको लगेगा कि नहीं, भारत में एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा परियोजना यहाँ पे कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं, पवन ऊर्जा के मामले में भारत यहाँ पर जो गुजरात के सुजलान ग्रुप द्वारा यहाँ पे स्थापित जो पवन ऊर्जा इकाई है वो एशिया की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना के रूप में है। एक गुजरात तथा तमिलनाडु में पवन ऊर्जा की सबसे अधिक क्षमता है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र गुजरात में ही स्थित है। ये कुछ पॉइंट थे जो आप इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है। अब आता है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा कभी ना समाप्त होने वाला, मतलब कि हमेशा चलने वाला अक्षय ऊर्जा है, जो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। सौर ऊर्जा का प्रयोग बहुउद्देशीय है, मतलब मल्टीपर्पज के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा की उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत ही लाभदायक होती है। भारत भी एक उष्ण कटिबंधीय देश है जहां सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा की औसत मात्रा लगभग 1353 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर है। मतलब प्रति वर्ग मीटर यदि देखा जाए तो एक, जैसे ये मान लीजिए 1 वर्ग मीटर लंबाई और 1 वर्ग मीटर चौड़ाई की जो ये प्रति वर्ग मीटर, यानी कि इतने छोटे से एरिया से, यदि इतने छोटे से एरिया के धूप से कितना विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, तो इससे हम सौर ऊर्जा की औसत मात्रा लगभग 1353 किलोवाट विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। कितना, 1 मीटर स्क्वायर से, 1 मीटर के स्क्वायर फीट से यदि हम चाहें तो इतना सौर ऊर्जा का उत्पादन हम कर सकते हैं। तो ये क्षमता है, क्योंकि यहाँ धूप क्लियर और काफी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। काम में लाने के लिए जिन प्रक्रमों को बहुत ही प्रभावी माना जाता है वो फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी, जैसे कि सोलर प्लेट होते हैं। मतलब फोटोवोल्टाइक मतलब कि जो सूर्य का प्रकाश उस प्लेट पे पड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, जिसको सोलर प्लेट के नाम से जानते हैं। सौर तापीय प्रौद्योगिकी में जैसे ताप के रूप में उसका कन्वर्ट यूज करते हैं, जैसे हीटर हो गया, अन्य प्रकार के, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो सोलर फोटोवोल्टाइक जो प्रौद्योगिकी है वो धूप को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो सौर तापीय प्रौद्योगिकी है ये क्या करता है, सौर ऊर्जा सामान्यतः हीटर, फसल शुष्कत यानी कि क्रॉप ड्रायर्स, मतलब फसल को सुखाने वाला, कुकर्स, सोलर ड्रायर आदि उपकरणों में प्रयोग की जाती है। मतलब ये हीट से संबंधित जितने भी उपकरण है उसमें प्रयोग की जाती है। तापीय ऊर्जा जैसे नाम से स्पष्ट है, ताप, थर्मल एनर्जी को इसमें प्रयोग करने वाला। तो आपने कई बार ऐसे देखे होंगे कि सूर्य के सामने एक ऐसे कॉनकेव दर्पण टाइप का ऐसे लगा हुआ मिलेगा आपको, जिसमें यहाँ पे एक तरीके से मिरर लगा हुआ होता है, मिरर।
और यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की किरणें आकर के इस पे जब पड़ती है तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है और एक सेंटर पे इसको फोकस कर दिया जाता है। तो ये सूर्य की किरणें आकर के इस तरह से पड़ा और यहाँ फोकस कर दिया जाएगा। यहाँ पे सपोज कीजिए कि खाना बनाने का कुकर आपका रखा हुआ है, ठीक है, और ये कुकर क्या होता है, इसमें चावल या जो भी कुछ आप खाना बनाना चाहते हैं इस पे रखा हुआ है। सूर्य की किरणें जब इस पे पड़ेगी तो सीधा सेंट्रल इसके जो बेस है कुकर का उस पे जाकर के कॉन्सेंट्रेट होता है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा हीट कॉन्सेंट्रेट हो जाता है कि जैसे कोई गैस का चूल्हा जल रहा हो। तो फिर इसमें जो भोजन है वो आसानी से पक जाता है। तो किससे पक रहा है, ये किसी गैस कुकर से नहीं पक रहा, मतलब गैस से नहीं पक रहा है, गैस के चूल्हे से नहीं पक रहा, बल्कि सूर्य की किरणों से। ये जो बड़ा सा मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, जो अवतल मिरर है, अवतल दर्पण है, ये सारी जो बिखरी हुई सूर्य की किरणें हैं उसको एक सेंटर पे यहाँ पे फोकस कर दिया गया। तो इससे यहाँ पे जो एक ऊर्जा जनरेट होती है वो जाकर के खाना पका रहा है। इसका दूसरा तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि वहाँ पे शांति कुंज हरिद्वार में एक इस पर खाना बनाया जाता है, काफी बड़ी मात्रा में हजारों लोग इससे खाना खाते हैं। उसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े ऐसे सोलर जो दर्पण है वो लगा हुआ है, और क्या होता है इससे जो आते हैं ऊर्जा, वो यहाँ पे सामने जो है एक बड़ा सा टैंक की भांति, मतलब यहाँ पानी का रहता है और यहाँ पानी पूरा वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और इस वाष्प की जो पानी है इसको नीचे पाइप के माध्यम से सप्लाई कर दिया जाता है, जो किचन है नीचे का किचन जहाँ पे सामूहिक भोजन बनता है। और ऐसे जो ये जो दर्पण है, अवतल दर्पण, ये एक नहीं बल्कि कई मतलब कि लगा हुआ है, मतलब बड़े बड़े दर्पण, बहुत बड़े बड़े आकार के, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को, मतलब पानी को वाष्प के रूप में कन्वर्ट कर सके। और ये जो वाष्पीय जो गैस है वो बड़े बड़े पाइप के माध्यम से भोजनालय में भेजा जाता है। और ये पाइप है जिसमें वाष्प बन के आ रहा है ऊपर से, वो भोजन के साथ में वहां पे मिल करके उस भोजन को अच्छे से पकाता है और खाने लायक स्थिति में वो पूरा पर्याप्त रूप में देखा जाता है। तो कहने का मतलब ये था कि छत पर लगे हुए जो सोलर हीटर के रूप में यदि देखा जाए तो वो ये सौर तापीय प्रौद्योगिकी का एग्जाम्पल है। ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ऐसे यदि देखिए शांति कुंज में यदि दिन भर में यदि हजारों, दसों बीसों हजार लोग खाना खाते हैं निःशुल्क, तो उतने ज्यादा लोगों के खाना बनाने के लिए कितना गैस का इस्तेमाल होता होगा, काफी बड़ी मात्रा में गैस का इस्तेमाल होता है। उनको बचाने के लिए ऐसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया कि हम कोई नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का इस्तेमाल करें। अदरवाइज नहीं तो पहले शांति कुंज के बाहर बड़े बड़े ट्रक खड़े होते थे गैस सिलेंडर को लेकर के, और वो गैस सिलेंडर ले जाकर के भरवाते थे, चेंज करते थे, रिफिल करवाते थे। तो काफी बड़ी मात्रा में जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होने की वजह से और उसका ये रिप्लेस किया गया सौर ऊर्जा से। तो यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल समझने के लिए मैं एग्जाम्पल बता रहा था ताकि आप समझ जाएं। पहला तो ये कि फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी से हम इलेक्ट्रिसिटी में सीधा सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि जो सौर तापीय है, जो सूर्य का ताप है, ये तो लाइट था, दूसरे में ताप है यानी कि हीट है। तो सूर्य ऊर्जा को सामान्यतः हीटर, फसल शुष्कक यानी कि क्रॉप ड्रायर्स या कुकर्स के रूप में, सोलर ड्रायर्स आदि के उपकरणों के माध्यम से हम उसकी ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो प्रौद्योगिकी है ये अत्यधिक लाभप्रद है तथा इससे पर्यावरण के अनुकूल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं और अपने जीवन में आसानी से ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण कर सकते हैं। ज्योति सूर्य ज्योति एक योजना है जिसमें केंद्र सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को कम लागत वाली पर्यावरण अनुकूल सौर ऊर्जा से प्रकाश देने वाले उपकरण सूर्य ज्योति की शुरुआत की थी। यह देश के उन शहरी और ग्रामीण परिवारों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा जहां बिजली की पहुंच नहीं है। तो इस उपकरण को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वाधान में विकसित किया गया है। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि इस उपकरण के संभावित जो उपयोगकर्ता है वो 10 मिलियन से अधिक परिवार होंगे और इसके उपयोग से 1750 बिलियन यूनिट ऊर्जा की बचत हो जाएगी तथा लगभग 12.5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्पादन होगा, जिससे स्वच्छ भारत एवं हरित भारत मिशन को प्रोत्साहन मिलेगा। इसकी विनिर्माण प्रक्रिया श्रम प्रधान होने से अर्थव्यवस्था में रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे लिए जा रहे हैं ताकि जो नवीकरणीय ऊर्जा है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, उसके प्रति लोगों में जागरूकता हो और मोटिवेशन हो, ताकि ऐसे जो टेक्नोलॉजी में ऐसे यंत्रों का इस्तेमाल ज्यादा हो जो परंपरागत ऊर्जा पर न आधारित होकर गैर परंपरागत यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करें और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों की जो उत्सर्जन है वो कम हो सके, इसका प्रयास किया जाए। नेक्स्ट हमारा है जो ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा जैसे कि समुद्र का जल, महासागर, तापीय ऊर्जा का रूपांतरण अर्थात ओटक ऊर्जा, जिसको कहते हैं ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, तो ओटेक का अक्षय ऊर्जा स्रोत है। ये भी क्या है, क्योंकि समुद्र में देखते हैं आप हमेशा लहर होती है, लहरों का, पानी का जो ज्वारीय ऊर्जा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओटेक में
समुद्र की ऊपरी सतह से 1000 मीटर तक की गहराई तक से ऊर्जा अवशोषित की जाती है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, समुद्र के जो ऊपरी सतह होते हैं वहां से लेकर के 1000 मीटर तक की जो गहराई है वहां तक की जो ऊर्जा को इसमें अवशोषित किया जाता है। और भारत जैसे उष्ण कटिबंधीय देश में जहां समुद्री तापमान लगभग 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, वहां ओटेक से ऊर्जा उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ओटेक ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। समुद्री जल में पवन प्रवाह के कारण लहरें उत्पन्न होती है। इससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक पक्का चेंबर तैयार किया जाता है और जिसमें टरबाइन लगा दिया जाता है। जैसे कि आप यूं देख लीजिए, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये समुद्र का किनारा है, यहाँ पे मान लीजिए ये किनारे है और ये समुद्र जैसे जब हवा चलती है तो हवा चलने से लहरें उत्पन्न होती है और ये दूर से दौड़ता हुआ पानी यहाँ आकर के टकराता है। तो इसमें क्या कर दिया जाता है कि इसमें एक पक्का चेंबर, यहाँ एक चेंबर बना दिया गया है और इस चेंबर में जब ये जल आकर के टकराता है तो यहाँ पे पहले से एक टरबाइन लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है? टरबाइन। तो इस जल के टकराव से टरबाइन घूमता है और घूमने से फिर क्या होगा, घूमने से फिर इलेक्ट्रिसिटी का उत्पन्न होना यहाँ पे उसी प्रकार से है जैसे कि पवन ऊर्जा में या अन्य चीजों में या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में उत्पन्न कर रहे थे। तो दोलायमान जल स्तंभ, ये जल स्तंभ क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि जब टकराए तो ये जो जल स्तंभ है ये आगे पीछे हो, यानी कि जब तेज से पानी आया तो ये घिसक करके आगे चला जाए और फिर जैसे पानी पीछे हटा ये भी घिसक करके पीछे आ जाए। तो ये दोलायमान जैसा भी हो सकता है, ये आगे पीछे डोलने से भी टरबाइन घूमता है। ठीक है, ये आप साइंस का बेसिक कंसेप्ट आपको पता होगा। तो भारत में तट रेखा के किनारे कुल 40,000 मेगावाट ज्वारीय विद्युत उत्पादन की संभावना है। ये की काफी बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं, 40,000 मेगावाट ज्वारीय विद्युत उत्पादन की संभावना है। और भारत का प्रथम समुद्री ज्वारीय विद्युत संयंत्र विजिंगम जो केरल में लगाया गया। निकोबार द्वीप समूह में मूस पॉइंट में भी समुद्री तरंग ऊर्जा की अच्छी संभावना है, ये भी आप इसको ध्यान रख लें। ज्वार जो है वो समुद्री जल तथा लहरें जो महासागरीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। कौन कौन है? तो ज्वार भाटा जो उत्पन्न होते हैं, समुद्री जल और लहरें महासागरीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। ज्वार के उठने और गिरने से संचालित यंत्रों हाइड्रोलिक टरबाइन से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। भारत में खंभात की खाड़ी, कक्ष की खाड़ी, हुगली की एस्ट्यूरी यानी कि ज्वारनद मुख जो होते हैं ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थान है जिनकी क्षमता 1000 मेगावाट की है। बहुत ज्यादा आपको ना ध्यान रहे तब भी जो कंसेप्ट है बेसिकली वो आपको पता होना चाहिए। भूतापीय ऊर्जा क्या है? भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अर्थ है, अर्थ में दिन भर सूर्य की किरणें पड़ती रहती है और ये किरणें कहीं ना कहीं पृथ्वी को हीट करती रहती है। आप गर्मी के दिनों में देखते होंगे कि भले ही आप छत पे सोएं तो आपको सुकून मिलेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि जैसे छत से आपको काफी हीट आपके बॉडी को मिल रहा है। तो वो जैसे जब छत दिन भर में इतना हीटेड हो जाता है तो फिर जमीन भी यानी कि धरती भी कितना हीट होता होगा। तो पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में है उसके जो थर्मल एनर्जी स्टोर हो जाता है उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके ऊर्जा का उत्पादन करना भूतापीय ऊर्जा के रूप में हम यहाँ देखते हैं। जब पृथ्वी के गर्म मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इस ताप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। मैग्मा मतलब कि आप जैसे पढ़े होंगे पृथ्वी के ऊपरी लेयर को भूपर्पटी यानी कि भू परपटी जो पहला परत होता है, उसके बाद जो बीच का जो भाग होता है जो सबसे मोटी परत होता है, जैसे एप्पल में देखते हैं ना सबसे ऊपरी वाला छिलका जो होता है बहुत पतला होता है, ऊपर का जो छिलका होता है बीच में मोटा परत होता है और नीचे जो दाना का भाग होता है ये काफी छोटा होता है। तो ऊपर वाले परत को ये भूपर्पटी कहते हैं, बीच वाले को इसको मेंटल कहते हैं और जो नीचे वाला जो सबसे बीच का भाग है क्रोड कहते हैं। तो क्रोड मतलब सेंटर वाला। तो इस करोड़ में जहाँ बीज होता है सेब में, तो इस करोड़ से जो जब ज्वालामुखी फूटता है तो यहाँ से बहुत गली हुई जो धातुएं होती है जिसको मैग्मा कहते हैं, तो ये निकलता है काफी हाई टेम्परेचर में होता है। इसलिए सारी जो धातुएं हैं बड़ी से बड़ी लोहा हो या अन्य कोई धातु वो गले हुए रूप में होता है, पिघले हुए फॉर्म में होता है। तो जब वो बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होगी और इस तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गीजर गर्म जल के प्राकृतिक स्रोत से निकलते गर्म पानी, जैसे बहुत जगह आप प्राकृतिक रूप से देखते होंगे कि पहाड़ों में या फिर अन्य कई जगहों पे जहाँ पे नीचे जो जलाशय का है वो ऑटोमेटिकली गर्म पानी का कुंड की भांति कार्य करता है, जिसमें यदि आप चावल भी डाल दे तो पक जाएगा, मतलब इतना गर्म पानी आता है। तो उन चट्टानों से होकर के जो पानी निकलता है भूगर्भीय जल, वो भी कई बार गर्म होता है, क्योंकि हो सकता है जिन चट्टानों से होकर के वो आ रहे हों वो ऐसे चट्टान हो जिससे रिएक्शन करके वो पानी बहुत ज्यादा गर्म हो रहा हो। तो ऐसे जो जल स्रोत हैं जहाँ से गर्म
जल की प्राप्ति होती है प्राकृतिक रूप से, ऐसे गर्म जल स्रोतों से भी ताप ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता है। तो भूतापीय मतलब सिंपल ये कंसेप्ट है कि जहां से भी धरती के तापमान से संबंधित कोई ऊर्जा हमें मिल रहा है, उसका हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो भूतापीय ऊर्जा के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होती है। मतलब ऐसे झरने जो गर्म जल उसमें से नीचे गिरता हो। मध्यकाल में ही गर्म स्रोतों जैसे झरनों एवं गीजनों का उपयोग होता आ रहा है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में स्थापित किया जा चुका है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के गीजर हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि बहुत मतलब कि ऐसे उसको गीजर क्या कहेंगे, मतलब ऐसे जो गर्म पानी का कुंड टाइप का होता है, जिसमें से आप कई ऐसे तीर्थ स्थानों में भी देखा जाता है। जब आप वहां घूमने के लिए जाएंगे तो ऐसे कुंड होंगे जिसमें आप एक कुंड वहीं बगल में हो, यदि उसमें ठंडा पानी या नॉर्मल पानी है तो वहीं कई ऐसे कुंड मिलेंगे जिसमें आपको हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी उसमें आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट है कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इसकी क्षमता लगभग 600 मेगावाट है। भारत में 155 गर्म झरने हैं। देखिए इसकी संख्या भी निकल के आ गई कि टोटल 115 ऐसे झरने हैं जो गर्म पानी के झरने हैं, तथा 350 ऐसे स्थान है जहां भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। मतलब 350 ऐसे स्थानों पर भूतापीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना है। जम्मू एवं कश्मीर की पूगा घाटी, हिमाचल प्रदेश का मणिकर्ण क्षेत्र, महाराष्ट्र तथा गुजरात में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, नर्मदा, सोन घाटी तथा दामोदर घाटी ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहां भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। अब आता है कि लास्ट में आपका जैव ऊर्जा यानी कि बायो एनर्जी जिसमें होता है कि उस ऊर्जा को कहा जाता है जिससे जैव उत्पादों से प्राप्त किया जा सकता है। जैव उत्पाद जिसमें से कृषि अवशेष होते हैं, नगर पालिका अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट इसमें शामिल होते हैं। तो ये सारे जो कृषि अवशिष्ट है, जैसे धान के बचे हुए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे उसके लिए जो खान गाय जो चारा खाती है, तो उन सारी चीजों का, नगर पालिका अपशिष्ट है, इन सारी अपशिष्टों के माध्यम से जिससे ऊर्जा का उत्पादन संभव हो। यह तकनीकी वायु रहित जैव पदार्थों के अपघटन यानी कि उसके सड़न से उत्पन्न होती है। जैसे जब कोई जैव पदार्थ होते हैं वो जब सड़ते हैं तो उससे जो गैस या फिर अन्य जो प्रकार के जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिसके द्वारा गैस उत्पन्न हो जाती है। बायोगैस का उपयोग खाना पकाने में तथा रोशनी के लिए किया जाता है। काफी पहले ऐसा देखा जाता था कि गाँव में और कई ऐसे जगहों में जो है गोबर गैस का प्लांट लगा हुआ होता था, और वो उसमें क्या है कि जो पालतू जानवर होते थे उनकी अपशिष्टों को उसमें डाल दिया जाता था, और वहां पे जो गैस चेम्बर में गैस बनता था, मिलियन मीटर बायोगैस उत्पन्न करने की क्षमता है। कितना? 25,000 मिलियन मीटर बायोगैस उत्पन्न करने की क्षमता है। जैव ऊर्जा ऊर्जा परिवर्तनों का एक संभावित स्रोत है। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब इस जैव ऊर्जा को चाहे इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में आप यूज कर सकते हैं, ताप ऊर्जा के उत्पादन में यूज कर सकते हैं, या खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। यह अपशिष्ट में कूड़ा कचरा को प्रक्रमित करता है, मतलब रिसाइकल करता है, एवं ऊर्जा पैदा करता है। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाता है। जैव ऊर्जा ग्रामीण संकट को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अभी भी इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर नहीं रहता है, जहां अभी तक इलेक्ट्रिसिटी की पहुंच नहीं है, वैसे जगहों में चूंकि सभी लोग कहीं ना कहीं पशुपालन करते हैं, किसी न किसी प्रकार के अपशिष्ट उनके घर से या फिर म्यूनिसिपैलिटी से निकलते हैं, तो उन क्षेत्रों से जहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, वहां यदि वो गोबर गैस प्लांट बना करके भी चाहे तो ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। यह ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा तथा सस्ता स्रोत है जो सफाई तथा स्वास्थ्य में सुधार करता है। कृषि के लिए जैविक खाद भी तैयार करता है। इसमें क्या होता है कि एक तो साफ सफाई रहेगा, क्योंकि सारी कूड़े कचरे को इकट्ठा करके गोबर प्लांट में डालेगा, और सफाई हो जाएगी इस बहाने, और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। दूसरा ये है कि कृषि के लिए जो जैविक खाद उसे चाहिए होगा, वो जब इस गोबर प्लांट में यदि गोबर गैस के लिए यदि अन्य अपशिष्ट चाहे पदार्थों को यहाँ जमा किया जाता है, तो भी सड़ गल के बहुत अच्छे तरीके से खाद बन करके यहाँ से निकल जाता है। ऊर्जा का इस्तेमाल भी हो गया और अपशिष्ट पदार्थों का खाद में रूपांतरण भी हो जाता है। तो ये दोनों फायदा इसमें देखा जाता है। ये जो बायोगैस है, जैविक अपशिष्ट जैसे कि मृत पौधे, जंतु के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट गैसीय ईंधन में बदला जाता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जब ये चेम्बर में, जैसे मैं बोल रहा था कि इसमें जब ये डाला जाता है तो ये अपशिष्ट है, ये अपघटित होकर के इसको गैस के रूप में इससे जो निकलता है, इसको बायोगैस कहते हैं। और यहाँ पे एक चेम्बर लगा होता है, जब बायोगैस जमा हो जाता है तो ये एक पाइप के थ्रू से वो सप्लाई होता है। ठीक है। अब
हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाते थे, और ये अभी भी कई जगह इसके वो देखे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बायोगैस उत्पादन की सबसे अधिक क्षमता है। इसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा बिहार का स्थान आता है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा बिहार गोबर गैस के उत्पादन की क्षमता के हिसाब से यहाँ क्रम से है। अनुमानित क्षमता के उपयोग की दृष्टि से महाराष्ट्र 74%, गुजरात 62% अग्रणी राज्य हैं। यदि अनुमानित क्षमता के हिसाब से देखा जाए तो बायोगैस के उत्पादन में गोबर, जल, श्रमिक तथा स्थान की कमी के कारण, मतलब कई जगह गोबर, जल और श्रमिक और स्थान की कमी के कारण एवं देश के कुछ भागों में निम्न तापमान के कारण विशेषकर जाड़े के मौसम में बायोगैस के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, यानी कि ये चीजें काफी नेगेटिवली इफेक्ट किया है। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। मतलब किस किस गैस, यदि पूछा जाए कि बायोगैस संयंत्र में कौन कौन से गैस का मिश्रण होता है, तो मेजोरिटी क्या होती है, मीथेन गैस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मीथेन जलता है, जल करके ऊर्जा देता है, तो जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इसके प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन भी होता है, क्योंकि जो गोबर और अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ जो गैस के चेम्बर में डाला जाता है, वो क्या है, सड़ गल के अच्छे तरीके से खाद बन करके वापस ये रिटर्न बाहर निकल जाता है, जिसको खेतों में ले जा करके फैला दिया जाता है और एक अच्छे खाद की भांति में उसको देखा जाता है, और वो फेंके हुए अपशिष्ट पदार्थों की तुलना में ज्यादा बाय प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात बायोगैस के उत्पादन संबंधी तकनीकी का प्रशिक्षण देने के लिए भारत में 3 बायोगैस केंद्र है, कोयम्बटूर, उदयपुर और पूसा में स्थापित है। तो ये चीजें भी आप जान लें। लास्ट जो हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन ऊर्जा। हाइड्रोजन ऊर्जा यह ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने की नई प्राविधिकी है। भारत ने इस दिशा में कार्य हेतु एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन किया है। मतलब एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन किया है। परिवहन के क्षेत्र में इंजनों के जो आंतरिक दहन में हाइड्रोजन का अनुप्रयोग प्रदर्शित किया जा चुका है। देश में हाइड्रोजन से चलने वाले 2 पहिया 3 पहिया वाहनों, ऊर्जा उत्पादन सेटों आदि का विकास एवं प्रदर्शन किया जा चुका है, जिससे लोगों में एक मोटिवेशन हो कि लोग जो है अन्य जो परंपरागत ऊर्जा इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन ऊर्जा से चलने वाले इंजनों के माध्यम से ऐसे 2 पहिया 3 पहिया वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजन से चलने वाली जो मोटरसाइकिल एवं गाड़ियों के फॉल्ट परीक्षण की पायलट परियोजना निर्माणाधीन है। मतलब ये अभी निर्माणाधीन है, ये चल रहा है कंस्ट्रक्शन इसका निर्माण। और डिस्टिलरी के अपशिष्ट से हाइड्रोजन उत्पादन का एक पायलट संयंत्र लगाया जा चुका है। तो ये अभी इसमें गतिमान है। जब ये हाइड्रोजन ऊर्जा संचालित होने लगेगा तो इससे बहुत उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे प्रदूषण की जो सबसे बड़ी जो फैक्टर है CO2, ऐसे जो गैस हैं जैसे कि जो बहुत खतरनाक, जैसे CO2, NO2, SO2, ये सब जो है, तो इन सभी गैसों के जो उत्सर्जन में कमी आएगा और धीरे धीरे पर्यावरण पर जो प्रदूषण का जो एक प्रकार से बैड इफेक्ट पड़ रहा है उसमें कमी आएगा और स्वास्थ्य भी सुधरता चला जाएगा। आगे हम देखते हैं कि जो हमारे ये ऊर्जा संकट है, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का हमने प्रकार पढ़ा। ऊर्जा की नवीकरणीय, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हमने पढ़े। गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की जो भारत में स्थिति है वो क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़े। अंतिम इसमें से संबंधित एक ये रह जाता है कि हमारे देश में ऊर्जा संकट क्या है और ऊर्जा संकट के क्या कारण हो सकते हैं। तो भारत में ऊर्जा संकट एक आर्थिक समस्या है जो ऊर्जा के अपर्याप्त आपूर्ति के कारण उत्पन्न होती है। मतलब जैसे आप अभी खुद ही जानते होंगे कि जो लोग ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं या ऐसे इलाकों में जहाँ पे 24 आवर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब आप जान रहे हैं कि अभी के समय में इलेक्ट्रिसिटी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है, क्योंकि हर काम, चाहे कि आपका मोबाइल का चार्जिंग हो, चाहे आप टीवी देखना चाहते हो, या फिर गर्मी का मौसम है तो फैन आपको चलाना है, तो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कार्यों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में यदि देखा जाए तो ऊर्जा संकट एक आर्थिक समस्या है, मतलब धन की समस्या है या फिर ऐसी इकोनॉमिकल कमी है जिसकी वजह से हम पर्याप्त ऊर्जा की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, और इसी के कारण आवश्यक ऊर्जा बढ़ जाता है, मतलब महंगाई हो जाती है। यदि आपको ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो आप, यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, आप कहीं ना कहीं वैकल्पिक रूप से कोई ऊर्जा का स्रोत ढूंढेंगे। आप सोलर प्लेट खरीदेंगे या बैटरी खरीदेंगे या फिर इन्वर्टर लगाएंगे, जो कि महंगा पड़ेगा आपके लिए। जनसंख्या में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के कारण ऊर्जा की मांग बढ़ गई है। और ये ऊर्जा की मांग इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है। पॉपुलेशन जितनी तेजी से बढ़ेगी उतना ही लोगों की डिमांड बढ़ेगी, और जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी ज्यादा जो ऊर्जा की है वो संकट देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊर्जा हम लिमिटेड उत्पादन कर पा रहे हैं और जनसंख्या उसकी तेजी से बढ़ रही है। तो ऊर्जा के उत्पादन में ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन जनसंख्या के उत्पादन में ज्यादा वृद्धि हो रही है। तो जनसंख्या, जाहिर सी बात है कि जितना ऊर्जा की डिमांड करेगी उतना हम ऊर्जा सप्लाई नहीं कर पाएंगे।
तो इसीलिए, और इसका एक और क्या कारण है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ना। मतलब लोगों की इनकम जैसे जैसे बढ़ रहा है, वो और ज्यादा हायर लाइफ जीने के लिए अपनी संसाधनों का और बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ऊर्जा का डिमांड ज्यादा करेगा ही करेगा। तो जनसंख्या वृद्धि प्लस में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, जिससे परंपरागत स्रोत वाले क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग अत्यधिक बढ़ी है। भारत में ऊर्जा की खपत 12% प्रति वर्ष से अधिक की दर से बढ़ रही है। मतलब प्रतिवर्ष देखा जाए तो 12% प्रतिवर्ष की ऊर्जा दर से अधिक दर से बढ़ रही है भारत में ऊर्जा की डिमांड। और ऊर्जा की कमी के कारण बारंबार बिजली का कटना, मतलब क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, बिजली एक जगह का काट करके दूसरे जगह उसको सप्लाई कर देते हैं उस समय के लिए। और इस तरीके से देखने को मिलता है कि कई बार आप, बहुत जगह तो ऐसा है कि 24 आवर भी बिजली सप्लाई हो रहा है, पर बहुत जगह अभी भी 24 आवर बिजली सप्लाई नहीं होता है। लोड शेडिंग, कारखानों का बंद होना इत्यादि देखा जा सकता है, क्योंकि बिजली उनके पास पर्याप्त है नहीं देने के लिए सबको कि 24 घंटे वो दे सके, जिसके कारण कृषि और औद्योगिक उत्पादन घट गया। जैसे मान लीजिए गाँव में ही देखा जाए तो गाँव में कृषि में किसान क्या होते हैं कि बिजली के माध्यम से ही मोटर चलाते हैं, पानी खेतों में पटाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, बिजली चाहिए। वो पहले जैसा तो है नहीं कि जानवरों से या फिर अन्य माध्यमों से या डीजल इंजन के माध्यम से पानी को खेतों में ले जाएंगे। तो यदि बिजली नहीं आ रही है तो खेतों में पानी भी नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसे ही उद्योगों में, जहाँ जो फैक्ट्री ऐसे है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर चलने वाली फैक्ट्री है, या कोयला के आधार पर चलने वाली फैक्ट्री है, या किसी अन्य ऊर्जा के संसाधनों पे, जहाँ ऊर्जा की सप्लाई घट जाएगा वहाँ औद्योगिक उत्पादन भी घट जाएगा। ये समझने वाली बात है। और ऊर्जा संकट का एक कारण, जैसे अभी मान लीजिए डीजल पेट्रोल है, उसके दामों में यदि बढ़ोतरी होती है, तो डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी होगी, तो जो गांव में किसान है या फिर उद्योगों में जो उससे चलने वाले संबंधित उद्योग है, उनके प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि ये चूंकि जो बेसिक नीड था ऊर्जा की, जिसके माध्यम से वो फैक्ट्री या फिर वो जो कार्य चलते थे, उसकी प्राइस में ही बढ़ोतरी हो गई है, इंक्रीज हो गई है, तो फिर उसकी सप्लाई ज्यादा नहीं हो पाएगा, वो उतना पैसा नहीं लगा पाएगा, और लगाएगा भी तो उसके दामों में फिर बढ़ोतरी होगी। देश में यदि देखा जाए तो आधे से अधिक खनिज तेल की मांग की आपूर्ति आयात से की जाती है। आयात मतलब बाहरी देशों से हम इंपोर्ट करते हैं। और नए तेल क्षेत्रों की खोज और उत्पादन की शुरुआत के बावजूद इसमें कमी आने की संभावना नहीं है। यदि हमारे देश में देखा जाए तो हमारे देश में भी खनिज ऊर्जा का पूरा संभावनाएं हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो पेट्रोलियम गैस है या पेट्रोलियम जो हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं, उन सब के अन्य नए नए क्षेत्र विद्यमान है, जिसको खोज करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी जो हमारी डिमांड है बाहरी देशों से, उसकी आपूर्ति करने में, आपूर्ति हमारी कहाँ से हो रही, ज्यादातर जो है इम्पोर्ट हो रहा है, वो बाहर के देशों से, पश्चिमी देशों से हो रही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे देश में ऊर्जा का संकट बना हुआ है, कोयला संसाधन देश का एक सीमित क्षेत्र से, कोयला संसाधन है वो देश का एक सीमित क्षेत्र में केंद्रित होने के कारण एवं इसमें आगामी 6 से 7 दशकों तक चलते रहने की संभावना है। इसका परिवहन एक बड़ी समस्या है, क्योंकि कोयला हर जगह देश में नहीं मिल रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कोयला का उत्पादन ये पूर्वी क्षेत्र में भारत के यदि हो रहे हैं, और हम हमारी फैक्ट्री है वो पश्चिमी एरिया में ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो कोयलों को ट्रांसपोर्ट करके ले जाना पड़ेगा, तो इसमें भी बड़े जो आर्थिक योगदान देना पड़ता है, इसके लिए भी ज्यादा व्यय का सामना करना पड़ता है। और ये परिवहन की एक बड़ी समस्या है, जिसके उपयोग से भी पर्यावरण का संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। तो ये कुछ संकट थे जिसे हमें समझना था। देश में यूरेनियम की कमी, जो यूरेनियम है जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसकी कमी भी परमाणु ऊर्जा के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। देश में ऊर्जा संकट का दूसरा सबसे पहलू जो होता है वो कुप्रबंधन, मतलब मिसमैनेजमेंट है। कोई भी चीजों का, जैसे मान लीजिए ऊर्जा के जो हमारे संसाधन उपलब्ध है, उसका सही तरीके से मैनेजमेंट करना और उसका सही तरीके से उपयोग करना हमारी सफलता को निर्धारित करता है। यदि हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऊर्जा कितना ही विद्यमान रहे हमारे देश में, संसाधन कितने ही खनिज रहे, उसका मैनेजमेंट सही नहीं होने पे हमें वो सही प्रगति नहीं दिख पाती है। शक्ति गृहों की कम कुशलता, श्रमिक समस्या, श्रमिक समस्या मतलब जो है कि जो काम करने वाले लेबर हैं उसकी संख्या पर्याप्त रूप से ना मिलना, बिजली की चोरी, मतलब बिजली तो सप्लाई हो रही है लेकिन लोग उसका बिल नहीं भर रहे हैं, बिजली का जो प्राइस होना चाहिए, जो सब गवर्नमेंट को देना चाहिए ताकि वो बिजली की डेवलपमेंट में लगाया जा सके, वो नहीं हो रहा है, बिजली का क्षय आदि, इससे संबंधित देश में ऊर्जा संकट के प्रमुख कारणों में से ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इन कारणों को कैसे दूर करें, तो इन कारणों को, जो जो समस्याएं हैं, जो जो कारण आपने देखे हैं, उन कारणों के दूर करने के उपाय उन्हीं में से निकल करके आते हैं, जो आप स्वयं भी अनुमान लगा सकते हैं। और बाकी गवर्नमेंट भी इन सभी से रिलेटेड कई कई योजनाएं बीच बीच में लाते रहते हैं, इसके बारे में भी आप सजग रह सकते हैं। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये आपका ये टॉपिक जो ऊर्जा से संबंधित था, यहाँ पर